अच्छा जी, तो मैं जो आपसे बात कर रहा था वो कर रहा था ये बात कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एंटर होते हैं अपने पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में। अच्छा, अब आप देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने यहां पर जो है वो वहीं छोड़ के आया। अच्छा जी, ये देखें बेटा, ये हमने, आपको याद होगा मैंने बताया था कि एनर्जी लेवल्स के पहले 1s सब शेल आता है, फिर 2s सब शेल आता है, फिर 2p सब शेल आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, लेकिन 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। अब आप कहेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये बात मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जिससे आप ये खुद से याद हो जाएगा। लेकिन इसकी कैलकुलेशन के 4s की एनर्जी क्यों कम होती है और 3d की क्यों ज्यादा होती है, इसकी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूं। ठीक है, अब मैं आपको ये सीक्वेंस या एक तरीका बताऊंगा। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एफबर्ग। ठीक है, इस नाम से तो खैर अगर आप याद ना भी रखें, लेकिन एफबर्ग ने एक तरीका डिजाइन किया। मैं नाम बता देता हूं। एफबर्ग जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, एफबर्ग प्रिंसिपल कहलाता है। उसने हमें एक मेथड डिजाइन करके दिया कि हाउ टू नो कि विच ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी एंड विच ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जीज। जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा वो पहले फिल होगा, जो हायर एनर्जी का होगा वो बाद में फिल होगा। तो लेट वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी डिसाइड that which orbital has higher energy and which orbital has lower energy. So let me start to make some table. सबसे पहला शेल 1 होता है और उसमें एक ही सब शेल s होता है। अब आप इसको ओ लेवल से कनेक्ट कर सकते हैं कि ओ लेवल में आपने पढ़ा था कि ऑर्बिट नंबर 1 के अंदर टोटल कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 के अंदर एक ही सब शेल होता है, दैट इज 1s। अब ऑर्बिट नंबर 2 पर आ जाइए, तो ऑर्बिट नंबर 2 में दो सब शेल्स होते हैं, 2s एंड 2p। और 2s एंड 2p का मतलब ये है कि 2s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, 2p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की, तो टोटल कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की बन गई। तो ओ लेवल में जो आपको बताया जाता था कि ऑर्बिट नंबर 2 की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, उसका रीजन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन p। तो ऑर्बिट नंबर 2 हैज 2 सब शेल्स, 2s एंड 2p। ऑर्बिट नंबर 3 जो होता है, ऑर्बिट नंबर 3 की कैपेसिटी जो है, उसकी कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स की। 3s, 3p और 3d भी आ जाता है यहां पर। अब आप देखें, आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। पहले शेल के अंदर एक सब शेल, दूसरे में 2 सब शेल, तीसरे में 3 सब शेल। और अगर आप समझ गए होंगे तो अब आप आगे देख सकते हैं कि ऑर्बिट नंबर 4 के अंदर 4 सब शेल होते हैं। ऑर्बिट नंबर 5 ऑनवर्ड 4 ही सब शेल रहते हैं, फिर ये आगे आपको जाना भी नहीं है इससे। सर तो ये सबसे फोर्थ पहले में जी सर जी बोलिए। ये 4 में 4p नहीं होगा 4s की जगह? हाँ सॉरी, बिल्कुल 4p होना चाहिए। तो इस तरह से 5 में वैसे 5 होते हैं, लेकिन वो सब शेल आप पढ़ते नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात भी नहीं कर रहा, ना उसकी आपको जरूरत है आपके सिलेबस में। सबसे पहला काम ये करेंगे कि अगर आपको ये नहीं पता, याद नहीं है कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा और किसकी कम है, तो आप सिंपली
अपने जो पेपर होता है उसमें एक ब्लैंक पेज दिए हुए होते हैं 2, आप उस ब्लैंक पेज पे ये टेबल बना लें, इस तरह से बना लें। अब आपको डिसाइड करना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी एनर्जी कम है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है। F1 ने ये कहा कि आप ये पहले टेबल बना लें और फिर इसको क्रॉस करें जो सबसे पहले है। तो जब आपने सबसे पहले वाले को क्रॉस किया, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1s में, यानी 1s हैज अ लोएस्ट एनर्जी। ये बात हमें पहले भी पता थी कि ऑर्बिट नंबर 1 की एनर्जी लोएस्ट होती है और ऑर्बिट नंबर 1 वो सबसे पहले फिल होगा और उसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल यह है कि नेक्स्ट 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि जो F1 है वो ये कहता है कि नेक्स्ट जो है वो आप इसको क्रॉस करें 1s के बाद। तो 1s के बाद नेक्स्ट क्रॉस हुआ 2s, इसका मतलब ये हुआ कि 1s के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा इन 2s। उसके बाद 2s के बाद नेक्स्ट आप किसको क्रॉस करेंगे? नेक्स्ट बताओ किसको क्रॉस करना चाहिए? 2s फिल हो चुका, अब अगली बारी किसकी होनी चाहिए? 2p। 2p। वेरी गुड। और जब आप 2p क्रॉस करेंगे तो साथ साथ 3s क्रॉस होगा। तो पहले 2p क्रॉस हुआ, इसका मतलब है कि 2s के बाद अगली बारी 2p की है, यानी कि 2p की एनर्जी जो है वो 2p की एनर्जी जो है वो 2s से ज्यादा है। लेकिन 2p के बाद आएगा 3s, क्योंकि 2p के बाद क्रॉस जो हुआ वो 3s क्रॉस। सर एनर्जी 3s नेक्स्ट की ज्यादा है 2p की? जी, एनर्जी 2p की ज्यादा है 3s की? पहले कौन क्रॉस हो रहा है? 2p। 2p की कम है, 3s की ज्यादा है। जो ठीक। पहले क्रॉस होगा उसकी एनर्जी कम है, जो बाद में क्रॉस होगा उसकी एनर्जी ज्यादा है। नेक्स्ट ऑर्बिट नंबर 2 में आप देखें कोई सबशेल बाकी नहीं है। अब आते हैं ऑर्बिट 3 पर। ऑर्बिट 3 में एक सबशेल हम क्रॉस कर चुके हैं, अब अगली बारी 3p की है। और जब हम 3p को क्रॉस करेंगे तो 3s के बाद क्रॉस हुआ 3p और 3p के साथ साथ 4s भी क्रॉस हो गया। 3p के साथ साथ 4s भी क्रॉस हो गया। इसका मतलब यह है कि 3p के बाद 3d नहीं आएगा। ये कैलकुलेशंस बताती हैं और आपको ये बात मेमोराइज करनी है कि वंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन 3p देन इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है। अब मैं आपको कहानी सुनाऊं ओ लेवल की। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। हालांकि ऑर्बिट नंबर 3 की कैपेसिटी आपको ओ लेवल में कहा जाता है कि ऑर्बिट नंबर 3 की कैपेसिटी 18 होती है, लेकिन जब आपको कॉन्फ़िगरेशन करवाई जाती है तो आपको करवाया जाता है 2882। ये इसकी वजह है। इसकी वजह यह है कि ऑर्बिट नंबर 3 अभी कंप्लीट नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 4 में चले जाते हैं, क्योंकि ऑर्बिट 4 का जो सबशेल है 4s उसकी एनर्जी 3d से कम होती। तो 4s जो है वो 3d से पहले फिल होता है। ये बात जो ओ लेवल में आपको नहीं बताई जाती वो आप एएस में पढ़ते हैं कि उस वक्त आप ऐसा क्यों करते थे। तो एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लोअर देन 3d, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जाएगा एज कंपेयर टू 3d। अब नेक्स्ट 4s के बाद नेक्स्ट क्रॉस हुआ 3d, यानी 4s के फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा और 4p के बाद इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा। तो जो पहले क्रॉस हो रहा है उसकी एनर्जी कम है, जो बाद में क्रॉस हो रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो इसी सीक्वेंस में होती है। नेक्स्ट
4d 5p एंड यहां पर आएगा 6s, क्योंकि अब अगली रो 6 की है। तो 5s के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा, 4d के बाद 5p में जाएगा और 5p के बाद 6s में जाएगा। इससे आगे की आपको जरूरत नहीं है। वैसे तो यहां पर 5s के बाद 5d होगा, फिर ये 5f होगा, इसी तरह ऑर्बिट 6 में भी यही होगा, लेकिन इसकी आपको जैसे मैंने कहा जरूरत नहीं। फिर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ये है वो सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल जो आप हमेशा फॉलो करेंगे। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आप इस सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल को फॉलो करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे करेंगे, वो हम डेफिनेटली अभी इसके बाद बात करते हैं। बट दिस इज द वे कि हाउ टू अंडरस्टैंड दैट विच ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड विच ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी। और इस प्रिंसिपल को जो डिजाइन किया है, जो अरेंज किया है, वो साइंटिस्ट का नाम एफ्बा है। कि हम बगैर कैलकुलेशन के एनर्जी ऑर्बिट, हम सब शेल्स की एनर्जी कैलकुलेट करें, ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैलकुलेट करें, उसने हमें एक डायरेक्ट अप्रोच बता दी कि हम इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जांपल। और हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है। नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 है। अच्छा, एग्जामिनर आपको प्रोटॉन नंबर नहीं देगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ओ लेवल में भी आपको याद होगा कि प्रोटॉन नंबर रिक्वायर्ड होता है, या जिसको आप एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और प्रोटॉन नंबर इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होने का मतलब यह है कि अगर आपको प्रोटॉन नंबर पता है तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन 7 का मतलब यह है कि इसमें 7 प्रोटॉन है, मींस इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको 7 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करनी। 7 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आएगा 1s, और 1s की कैपेसिटी जो है वो 2 है। ये 1s के साथ जो हमने ये 2 लिखा है, ये 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 1s जो है ये सबशेल है, और इस सबशेल के अंदर हमने 7 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में फिल कर दिए। अब 1s के बाद अगली बारी है 2s की, और जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2s में जाएंगे। जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2s में जाएंगे, क्योंकि 1s फिल होने के बाद अगली बारी 2s की होती है, और 2s की s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। तो 1s2 2s2 हो गया ये। नेक्स्ट 2p है। अब 2p की कैपेसिटी, p सब शेल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, लेकिन हम ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर चुके हैं, और हमें टोटल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हमारे पास 7 है। तो 4 हम प्लेस कर चुके हैं, बाकी रह गए 3, और 2p की कैपेसिटी जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो 4 हमने फिल कर दिए, बाकी रह गए 3। तो आप ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें प्लेस कर दें। तो 1s2 2s2 एंड 2p3। तो 1s2 2s2 2p3 जो है ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑल्दो के p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन हमने इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं किए क्योंकि हमारे पास रह गए थे 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p3
ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। कोई सवाल? सर सॉरी, अगर ये फिर से समझा देंगे ये नाइट्रोजन का 2p 2s के बाद समझा देंगे आप? देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 7 है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है और अरेंजमेंट के लिए सीक्वेंस आपको ये फॉलो करना है जो हमने एनर्जी सीक्वेंस डिसाइड किया है। इस एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से सबसे लोएस्ट एनर्जी का सबशेल जो है वो 1s है और 1s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो 1s के साथ हमने 2 लिख दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ गए। 1s के बाद अगली बारी 2s की है और 2s के साथ हमने 2 लिख दिया, इसका मतलब है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये हो गए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 7 है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए, बाकी रह गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब अल्टीमेटली अगली बारी 2p की है। वैसे 2p में कैपेसिटी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन जब अवेलेबल 6 से ज्यादा नहीं आ सकते ना, 6 से कम तो आ सकते हैं। p सब शेल के अंदर 1 से लेकर 6 तमाम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 7 नहीं आ सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 6 की है। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी अकोमोडेट कर चुके हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो 4 में से 7 में से 4 जब अकोमोडेट हो गए हैं, बाकी रह गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे और ये 2p3 हो जाएगा एंड कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 1s2 2s2 2p3। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई सवाल? नहीं सर, अगली थैंक यू। एग्जांपल है जो कि आप खुद ट्राई करेंगे। जी बोलिए। नहीं कोई नहीं है सर, आप पढ़ाएं। ठीक है, अब आप मैग्नीशियम को ट्राई करें। सर 1s2 2s2 2p6 और 3s2। नाउ इन केस ऑफ मैग्नीशियम कैपेसिटी है 12 की, सॉरी प्रोटॉन नंबर 12 है, इसका मतलब 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2p आता है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप यहां तक अगर काउंट करेंगे तो ये टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स और आपके पास रिमेनिंग रह गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3s में और s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है और आपके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं, लिहाजा आप 3s में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करें। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन 17।
राइट जी, अब होपफुली आप लोग कंफर्टेबल हो गए होंगे कॉन्फ़िगरेशन में। और क्लोरीन में 1s2 2s2 2p6 3s2। अब अगर आप यहां तक काउंट करेंगे तो ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3s के बाद अगला आता है 3p, और 3p में टोटल आपके पास 17 है। 17 में से 12 यहां अकोमोडेट हो गए, तो बाकी रह गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3s2 के बाद इट विल बिकम 3p5। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब अगर आपके पास कोई आयन है, जैसे, बल्कि एक एग्जांपल इससे आगे की और कर ले पहले, एग्जांपल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम इज 90। अब पोटेशियम को जब आप कॉन्फ़िगरेट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो सही है, यहां तक होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और आपको करने हैं 19। 19 का मतलब यह है कि अभी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। और अगर आप ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस देखें तो 3p के बाद अगली बारी आती है 4s की। इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाता, 4s में जाता है। तो अब आप 3p6 के बाद नेक्स्ट लिखेंगे 4s, और ये 4s1 होता है। 4s1 का मतलब यह है कि 4s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। और अगर आप ओ लेवल के हिसाब से देखें ना, तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 8 8 एंड 1। ये आप ओ लेवल में पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखते थे। और ये 1 क्यों आता था, मैं पहले भी आपको बता चुका कि 4s की एनर्जी चूंकि कम है, लिहाजा ऑर्बिट नंबर 4 स्टार्ट हो गया। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब अगर अगली एग्जांपल है कि हमें F नेगेटिव 9 इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है, 9 प्रोटॉन, लेकिन F नेगेटिव का मतलब यह है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हो जाएगा 2p6, क्योंकि हमें 9 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, और ये 9 की जगह जो है वो अब कॉन्फ़िगरेशन होगी 10 की। 9 की जगह कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो 10 की होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर। और सिमिलरली अगर आप कैल्शियम 2 पॉजिटिव की, या बल्कि मैं अभी थोड़ी सिंपल एग्जांपल पे रहता हूं, अगर आप एल्यूमिनियम
3 पॉजिटिव को कॉन्फ़िगरेट करें 13। अच्छा, एक बात ये जहन में रखिएगा कि जब किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है वो वैलेंस शेल होता है, लास्ट शेल होता है। तो अब एल्यूमिनियम +3 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये एल्यूमिनियम की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। अगर एल्यूमिनियम 13 होता तो उसमें 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन एल्यूमिनियम +3 का मतलब यह है कि अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन आप कहां से कम करेंगे? डेफिनेटली आप 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे वैलेंस शेल से, और वैलेंस शेल यहां पे क्या है? वैलेंस शेल है आउटर ऑर्बिट, ये है, ये वैलेंस शेल है, ये 3s2 3p1, ये वैलेंस शेल है। जब आप इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3s0 और 3p0। आपको 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये क्या 3s0 3p0 लिखना जरूरी है? ये आपकी मर्जी है, लिखे ना लिखे, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि जो लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जो एल्यूमिनियम +3 बना है, जो लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हुआ है, वो 3p और 3s से हुआ है। तो 3p0 हो गया, 3p0 हो गया, ठीक है जी, 3s0 और 3p0। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे।